यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना एक कंफ्यूजन होता है लोगों को आजकल कि वो ग्रोथ, हम्म। प्रोग्रेस और सक्सेस सबको एक जैसा मानते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर आपकी सैलरी है या फिर आप कोई क्लिनिक चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, और अगर आपका 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाता है, सपोज करो इनकम, या फिर आपका 10,000 टू 20,000 इनकम हो जाता है, तो इसको आप सक्सेस मानने लग जाते हैं। बट दिस इज नॉट अ सक्सेस। ये जो होता है ये ग्रोथ होता है आपका, दिस इज अ ग्रोथ। जब इसी ग्रोथ में आप एथिक्स को ऐड करते हैं, देन इट्स नॉन एज प्रोग्रेस। और जब उस प्रोग्रेस में आप ह्यूमैनिटी को ऐड करते हैं, तो उसे कहते हैं सक्सेस। तो आगे से ध्यान रखिएगा। और ये सारे गुण आनंद में मिलता है, मैंने इसी से सीखा है ये चीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं है। सो आनंद, लेट मी इंट्रोड्यूस। सबको पता है कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड आनंद है, और अभी रिसेंट जो नीट हुआ है एमडीएस, उसमें 72 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। तो आनंद बताओ मुझे कि कैसी रही पूरी जर्नी तुम्हारी। जर्नी तो सही थी यार, बट मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट रही है ऑब्वियसली जर्नी थोड़ी सी। बट ओवरऑल मजा आया है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस जर्नी का? बेस्ट पार्ट यार ऑब्वियसली डिफिकल्टीज होती हैं यार, मतलब लगती है उस टाइम पे कि यार नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, जब एट द एंड यू गेट योर रिजल्ट ना, तो यू गेट योर फ्रूट, मजा आता है। तो कितना टाइम लगा इसमें? प्रिपरेशन के लिए थोड़ी मेरी जर्नी लंबी रही है प्रिपरेशन की। आई थिंक मैंने फाइनल ईयर से ही थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर में पूरा ही स्टार्ट कर दिया था, बट फाइनल ईयर में फाइनल ईयर की सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं अप्रॉक्स, है ना। और उसके बाद फिर लाइक फाइनल ईयर में फाइनल कंप्लीट हो गया, एंड देन जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है उसमें मेडिकल सब्जेक्ट और सिर्फ एमसीक्यू, इस टाइप से मैंने अपना कंप्लीट किया। एंड बस यही है। ओके, एक क्वेश्चन है ना जो हर कोई पूछना चाहता है कि अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो किस ईयर से स्टार्ट करें? यार मैं दो अप्रोच मानता हूँ, है ना। एक है कि यार आप सोचते हो कि पहला अटेम्प्ट मुझे फिर क्लियर करना है ना। जैसे मेरा था, मुझे क्लियर था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मतलब मेरा मुझे बहुत पहले से क्लियर था कि मुझे लास्ट अटेम्प्ट लेना है। आई थिंक अगर ये नहीं होता तो शायद मैं सिर्फ एक आईना और देता मई वाला, और उसके बाद फिर छोड़ देता। तो पहला तो मेरा ये था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन थोड़ी पहले स्टार्ट करी। बट अगर आप ये सोचते हो कि लाइक जैसे इससे मतलब कुछ फायदा भी हुआ कुछ नुकसान भी हुआ ऑब्वियसली, जैसे इंटर्नशिप के लास्ट में मैंने थोड़े से क्लिनिक मिस करे एंड वो करे, है ना। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़े से स्किल्स में लैक कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़े से उसका एक डिसएडवांटेज भी मैंने फेस किया। बट हाँ, एडवांटेज तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है। बट तो मैं दो अप्रोच में कहूंगा कि हो सकता है। एक है कि आप आराम से बढ़िया से 5-4 साल अच्छे से पढ़ाई करो नॉर्मल, जैसे बीडीएस लोग करते हैं, है ना। इंटर्नशिप में अच्छे से काम सीखो, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्किल्स डेंटिस्ट्री कुछ भी नहीं है ना। एमडीएस बीडीएस कुछ मैटर नहीं करता, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कुछ नहीं है डेंटिस्ट्री, है ना। तो स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, इसलिए स्किल्स एक्वायर करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब इंटर्नशिप में नहीं हो पाएगा, ये नहीं करना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है, 4 साल पढ़ते हैं यार हम लोग, थोड़ा सा एक्टिव होता है हमारा, है ना। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं करना चाहिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आराम से इंटर्नशिप कंप्लीट करो, है ना, एंजॉय करते करते, और उसके बाद 1 साल दो। मेरा तो ये है। बट अगर अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब पहले अटेम्प्ट में करना है, तो यू शुड स्टार्ट अर्ली। आई थिंक यू शुड स्टार्ट अर्ली। यस। कितना तो अर्ली? फर्स्ट ईयर? नहीं नहीं यार, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर तो एंजॉय करना चाहिए। और आई थिंक भी नीट के लिए मतलब नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए फॉर एमबीबीएस। ठीक है यार, ऑब्वियसली एमबीबीएस एमबीबीएस है ना। हम सब इस को जानते हैं कि लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला, एमबीबीएस नहीं मिला, एमबीबीएस एमबीबीएस है ना। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी आई विल से कि एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करो यार, और करो। बट सेकंड ईयर खत्म होने के बाद यू शुड एक्सप्लोर डेंटिस्ट्री अच्छे से, है ना, कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए डेंटिस्ट्री को। आई थिंक मैंने भी यही किया था। शायद जर्नी में वही वाला पार्ट है कि फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकला प्रिपरेशन में ही। सेकेंड ईयर में भी प्रिपरेशन की थी नीट की, लेकिन हाँ, कर नहीं पाया, तो डिप्रेशन हुआ, 1 साल बर्बाद भी हुआ, है ना। लेकिन फिर सेकेंड ईयर के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मतलब डेंटिस्ट्री को लेके फिर मैं सीरियस हो गया था कि हाँ, आप करना है। तो वही आपको फिर एक्सप्लोर करना होता है, और फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया इंडस्ट्री को पूरा।
स्टार्टिंग फ्रॉम एमडीएस टू आईएनबीडी, है ना, नेशनल बोर्ड जितने भी हैं, और जितने भी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जा सकते हैं, सब मैंने एक्सप्लोर किया। और एट लास्ट मैंने सोचा था कि हाँ नहीं, अब एक्सप्लोर कर लिया, मुझे पसंद नहीं आया ऑप्शन, तो लास्ट ठीक है, चलो एमडीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फिर उसके बाद एक माइंड में था कि हाँ एमडीएस अब प्रिपेयर करना है, तो थर्ड ईयर से माइंड बना लिया था, फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दिया था ये, फाइनल से स्टार्ट कर दिया तो मतलब आपका कहना ये है कि थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो, जो मैं भी अपने मैं से मुझसे भी कोई था। थर्ड पूछता मैं ही नहीं, कहता थर्ड हूँ। नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, फाइनल ईयर। फाइनल फाइनल ईयर। ईयर में फाइनल ईयर कंप्लीट करो। देखो थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट उर्दू पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, लाइक उर्दू पैथोलॉजी से इस बार भी मुझे लगता है 40 से आराम 40 के आसपास तो आए होंगे, 30 से 40, मतलब इंक्लूडेड सब, थोड़ा ओवरलैप तो होता ही है ना। तो उर्दू पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ो। मेडिसिन इस बार लाइक मेडिसिन बहुत ज्यादा थी, है ना, और आई थिंक मैंने थर्ड ईयर में मेडिसिन अच्छे से पढ़ी हुई थी, उसका एडवांटेज मिला है मुझे। तो मेडिसिन भी अच्छे से पढ़ो, मतलब सब्जेक्ट्स को उसी ईयर में खत्म कर दो इस टाइप से। एमसीक्यूज लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से उस ईयर में उसको कंप्लीट करो, दैट्स इट, इनफ है, मोर देन इनफ। सेम फाइनल ईयर के लिए भी यही है, अच्छे से जिस ईयर में हो उस ईयर कंप्लीट करो, है ना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप में 12 महीने होते हैं, इनफ होते हैं, मोर देन इनफ, कि आप आराम से एमसीक्यूज के लिए आप परफेक्ट हो जाओ, है ना। तो फाइनल ईयर से थोड़ा सा ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे एमडीएस करना है, इतना क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो यार ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुश्किल है थोड़ा सा, आई विल से। एमसीक्यू के लिए डेंटल पल्स काफी है। मैंने तो सिर्फ एमसीक्यू स्टूडेंट पॉलिसी लगाई है, और पास पेपर्स दो ही बुक, मतलब पास पेपर बेसिकली वाधवान, है ना, तो वाधवान एंड पल्स, मैंने इसके अलावा कोई भी बुक नहीं छुई है। मीन्स लाइक बहुत सारी बुक्स हैं फार्मा के लिए, और बहुत सारी बुक्स लोग रिकमेंड करते हैं। देख भाई भास्कर, मतलब क्या है ना कि कम पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ना है, सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। कम पढ़ो, ज्यादा बार पढ़ो, बस यही है कि कम पढ़ना है और ज्यादा बार पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। ओके। एक जिक्र किया तुमने अभी कि मैं तो जानता हूँ वैसे, हम्म। सेकेंड ईयर में डिप्रेशन, और टाइटल भी सबको दिख रहा होगा, सेकेंड ईयर वो ड्रॉप कह दो एक तरह से कि ड्रॉप ईयर था, उससे बाहर हम्म। कैसे आए? बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, बहुत सारे लोग, क्या करना चाहिए? आई थिंक यार हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आई थिंक कि हॉबीज ही हैं जो जिंदा रखती हैं। और खैर मेरी तो बहुत सारी हॉबीज है, तुम्हें पता है, तो इसकी मतलब वो हॉबीज ही हैं। टाइम पर मैंने आई थिंक उसी टाइम पर स्टार्ट करा था मैंने, थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट करा था, बट आई थिंक फुल फ्लेज में स्केचिंग वगैरह एंड ऑल मैंने उस टाइम पर स्टार्ट करा था। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प करा। म्यूजिक, ऑब्वियसली म्यूजिक, उस टाइम पे मैंने बहुत म्यूजिक एक्सप्लोर किया है, हर टाइप की म्यूजिक सुनता हूँ मैं, तो वो भी इसने भी काफी हेल्प करा, है ना। तो हॉबीज आपको जिंदा रखती हैं, आई थिंक कि अभी भी चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ हॉबीज आपको रखनी चाहिए, और वो हॉबीज ही हैं जो आपको जिंदा रखती हैं, है ना, तो वो होनी चाहिए, आई थिंक। ओके। एक कथन है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सब कुछ छोड़ दो, उसे पढ़ने में लग जाओ, कि ये सच है आपके केस में? लगता है आपको ऐसा करना चाहिए? क्या एमडीएस करना है, सब कुछ छोड़ आई दिया थिंक और सिर्फ पढ़ाई कर आई रहे थिंक हैं? कुछ महीने इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 6 महीने, आई थिंक 6 महीने तो करना पड़ेगा ये, लास्ट के 6 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहता हूँ प्रिपरेशन के टाइम पे, लाइक मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग स्लो होनी चाहिए। स्टार्टिंग अगर बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लास्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है, लाइक क्योंकि ह्यूमन है यार हम, है ना, तो ह्यूमन टेंडेंसी टेंडेंसी होती है कि ज्यादा अगर आप पहले ही आप मेहनत करोगे तो लास्ट में बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग स्लो करना चाहिए, एंड देन लास्ट के 6 महीने अपना अच्छे से दो, एंड लास्ट का 1 मंथ टू इज दी क्रूशियल पार्ट, आई विल से। एंड आई थिंक मैं लास्ट के 1 महीने जो मेरा पार्ट था, एक्सटेंशन वाला पार्ट, मैंने पूरा स्किप करा है, उस 1 महीने में मैंने कुछ नहीं करा है ना। सो वो 1 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो वो 1 महीने तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जितना टाइम आप दे सकते हो यू शुड। और कुछ ऐड करना चाहोगे आनंद? आई थिंक अप्रोच कैसे करना है नीट एमडीएस को, आई थिंक मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली दो अप्रोच, दो तरीके से हैं। पहला है, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, डेंटल सब्जेक्ट्स हैं एंड मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं। डेंटल सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले, मतलब मेरा ये है, क्योंकि हम डेंटिस्ट हैं, हमें डेंटल सब्जेक्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, और हम करते हैं। ऑब्वियसली थर्ड ईयर से हमारी क्लिनिक स्टार्ट हो जाती है, फाइनल ईयर करते हैं हम, तो हमारे हमें आते हैं। तो
थ्योरीज मैं सजेस्ट करता हूँ अवॉइड करनी चाहिए फॉर डेंटल सब्जेक्ट, है ना। और डेंटल सब्जेक्ट पे रेट्रोगेट स्टडी इज दी बेस्ट वन। आपको रेट्रोगेट करना चाहिए, मीन्स लाइक एमसीक्यूज निकालो, आप करो, सॉल्व करो जितने कर सकते हो। कुछ फंस रहा है, कुछ नहीं आ रहा है समझ, देन यू शुड मूव ऑन टू बुक, है ना। बुक और कोचिंग और समथिंग जो भी है, मतलब नोट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, है ना, उस पर आप मूव ऑन करो। बट रेट्रोगेट स्टडी फॉर डेंटल सब्जेक्ट। मेडिकल सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ आइडिया होना चाहिए बेसिक। तो अ, और इसीलिए मुझे लगता है कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट खुद से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अब डेंटिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं तो नहीं हो पाता है। तो एक अच्छी कोचिंग होना भी बहुत ज़रूरी है और मेडिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, आई विल से। और अच्छे टीचर्स भी वहाँ पे बहुत होना बहुत ज़रूरी है मेडिकल सब्जेक्ट के लिए। फ्रेंड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज में? अरे बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। और मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा, है ना, क्योंकि तुम थे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, उनके बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक दोस्त तो होना चाहिए भास्कर जैसा। ऐसी बात बोल। ओके, एक क्वेश्चन है, व्यूअर का ही है, क्वेश्चन है हम्म। कि जब नीट एग्जाम में बैठते हैं हम लोग तो दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सबसे हम्म। पहले कौन सा हम्म। section? क्योंकि सबसे पहले वहां पे सेक्शन ए होता है, दैट इज द मेडिकल सेक्शन, और फिर बी के लिए जाना होता है आपको डेंटल सेक्शन। तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग टू किसको टच करना चाहिए पहले और क्यों करना चाहिए? अ, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो पार्ट बी करूंगा ऑब्वियसली, है ना। जिसकी जो अच्छी हो उसे वो करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देती है ऑब्वियसली। वो आपका अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस देगा, है ना। मैंने पार्ट बी से स्टार्ट करा था, और पार्ट बी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा डेंटल ही अच्छा होता है, तो पार्ट बी से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपका थोड़ा टाइम भी कम लगता है ना। और आपको एक बूस्ट भी मिलता है कि हाँ मुझे आता है, मेरा पेपर हो गया। 140 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स, और 120-30 करना कोई बड़ी बात नहीं है डेंटल में, है ना। तो आप आराम से करोगे, आपको बूस्ट भी मिलेगा, टाइम भी बचेगा, एंड देन पार्ट ए पे आप मूव करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना। पहला पार्ट, और पेपर की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट है, मतलब एक गो में पेपर भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, एक गो में भी पेपर नहीं करना चाहिए कि लाइक एक से स्टार्ट किया, एक दो तीन चार, मतलब इस तरीके से नहीं। पहले सिंपल है, जो क्वेश्चंस बिल्कुल वन लाइनर्स हैं या ऐसे क्वेश्चंस जिसको देखा और इसका आंसर आ गया, दैट्स इट। देखा, ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस कभी भी एक बार नहीं पढ़ना है, मैं कभी भी ऑप्शंस क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ता हूँ एक बार, दो बार एटलीस्ट आंसर्स पढ़ने हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। आई थिंक कुछ मेरी भी हुई हैं और सबकी होती हैं, खैर, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट 2 बार ऑप्शंस पढ़ने हैं, है ना। पढ़ना है एंड देन टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आते हैं पहले गो में, पहला क्वेश्चन हो गए, ऐसे कोई लंबे क्वेश्चन नहीं, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं, कुछ सोचना नहीं है। पहले बार में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो कि एक एक गो में हो जाएंगे, मतलब पता है मुझे इसका आंसर, सिंपल। जब वो हो जाए, देन आपको मूव करना चाहिए सेकेंड टाइम ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको लगता है कि लंबे जरूर है बट मुझे आ जाएंगे, है ना, मुझे लंबे जरूर है बट मुझे आ जाएंगे, मैं कर लूंगा ये क्वेश्चन। वो अटेम्प्ट करना चाहिए। और सबसे लास्ट जो आपका राउंड होगा, लास्ट राउंड, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको नहीं आते हैं, या जो लेंदी हैं, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं। इस टाइप से एक गो में पेपर नहीं सॉल्व करना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। मैं तो सिंपल, मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, मैं स्किप कर देता हूँ, मतलब सीधे नेक्स्ट। एक मतलब 2 सेकंड से ज्यादा मैंने लिया नहीं इस क्वेश्चन पे, जिसमें मुझे लगता है मुझे अभी मतलब ज्यादा टाइम लगेगा या मैं सोचना पड़ेगा, स्किप करो उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करो, सिंपल। टाइम सेव होता है ना। और कॉन्फिडेंस भी आता है। ज्यादा आप कोशिश करोगे स्टार्टिंग में सही सही, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ पेपर इजी है, पेपर इजी है, पेपर इजी है। क्योंकि यार साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और पेपर के टाइम पे साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। आप थोड़ा मोड़ा जरूर है, 3 घंटे दिक्कत हो सकती है, तो बहुत जरूरी है कि मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले डेंटल वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, डेंटल क्वेश्चंस। रीजन ये है कि कोई बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ने में हो या कितना भी कमजोर हो, इन बोथ द हम्म। केसेस उसका डेंटल सब्जेक्ट ही हम्म। ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पूरे वो फाइनल सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है। जब इंटर्नशिप में जाता है तो सिर्फ काम कर रहा होता है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, वो 8 सब्जेक्ट में। तो मैं भी सबको यही हम्म। सजेस्ट करता हूँ, वो बेस्ट होता है ऑप्शन, कि आपका कितना भी वीक होगा तब भी आपका मेडिकल से ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर 140 क्वेश्चन आपके पास है और अगर 140 क्वेश्चन में से आपने 100 क्वेश्चन भी लगा डाले एक अटेम्प्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है।
देन दैट इज वेरी इजी फॉर यू कि आपके जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आप 60-70 क्वेश्चन तक जा पाओ। और वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है वहाँ पे। वो अगर कॉन्फिडेंस आ गया आपको पेपर में कि पेपर इजी है, देन आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो, है ना। वो बहुत और आपको स्टार्टिंग के पेपर में अगर लग गया कि पेपर मुश्किल है या मुझसे नहीं हो पा रहा है, देन तो पूरा पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आते हैं। अच्छा, नेगेटिव से कैसे बचें, नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कैसे किया जाए? नेगेटिव को कैसे मिनिमाइज किया जाए? अब मैंने वही बताया, नेगेटिव बेसिकली सिली मिस्टेक्स होती है मोस्टली, है ना। जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, खैर कितना भी आप कोशिश कर लो सिली मिस्टेक्स होती हैं और होंगी, बट कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए वही क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है एटलीस्ट। और ऐसे क्वेश्चंस में नॉट तक लिखा हुआ है ना। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इनको तो एटलीस्ट 2 बार ट्राई मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। एक्सेप्ट लिखा हुआ है बार बार, मतलब एक एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एंड देन ऑप्शन भी 2 बार मिनिमम। मिस्टेक्स होती है बेसिकली, नेगेटिव वैसे कोई नहीं करता कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा मैं मार दूंगा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ना बार बार बहुत जरूरी है, मतलब 2 बार एटलीस्ट। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, 2 बार एटलीस्ट पढ़ना जरूरी है, कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। 1 लाइनर भी हो एटलीस्ट 2 बार पढ़ो, है ना। तो बहुत बहुत जरूरी है वो। एक और क्वेश्चन है कि जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनके कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए? स्टार्ट करते हैं फाइनल ईयर से। सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? प्रोसेसर के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए? स्टैंडर्ड तो देखो बाउचर ही है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता बाउचर पढ़ने के लिए। रंगा इज मोर देन इनफ, है ना। अच्छे डायग्राम्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं कोई भी बुक चलेगी, मतलब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है ना। बट हाँ, नीट में स्टैंडर्ड बुक का तब हेल्प करती है जब मतलब पिक्चर्स आते हैं। कुछ बुक से डायरेक्ट पिक्चर्स, इस बार भी काफी पिक्चर्स आई हैं जो कि डायरेक्ट सीधे स्टैंडर्ड बुक से उठ के आती हैं। उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अच्छा, डीएम वो। बट में कॉन्सेप्ट आया के था लिए अगर पढ़ना है, डायरेक्ट फ्लिप्स डीएम में से क्वेश्चन फिलिप था। फिलिप डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, है ना। एंड असल में पेरियो में तो आता ही है, मतलब कुछ है जिनमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियो हो गया, देन डीएम हो गया, है ना। एंड आपका ओपी बहुत टफ मतलब लगता है लोगों को, हाँ, क्या कहते ओपी हैं? ओपी 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 ऑब्वियसली है। सॉरी, ओपी बहुत टफ लगता है। ओपी बहुत टफ, ओपी एक्चुअली है टफ। बट ओपी के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा थर्ड ईयर से ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए अच्छे से थर्ड ईयर से ओपी, क्योंकि लास्ट टाइम में ओपी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, पेपर भी बहुत ज्यादा बड़ी है ना। तो ओपी के लिए स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि लाइक स्टार्टिंग थर्ड ईयर से ही, थर्ड ईयर से पढ़ो, थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ो ओपी एटलीस्ट, है ना। थर्ड ईयर में अगर अच्छे से पढ़ोगे बिल्कुल इट विल हेल्प इन योर नीट। तो ओके, बोर तो नहीं हो रहा आनंद? नहीं, क्योंकि आई थिंक आप 5 साल में बहुत फर्स्ट टाइम हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे होंगे ऐसे। थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लग रहा है मुझे, अजीब सा, मुझे भी लग क्योंकि कभी किया रहा है यार, नहीं है लाइक। जिसके साथ ऑन टेबल बात होती है उसके साथ आज ऐसे बात हो रही है। हाँ, अ, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम्म। पहले क्या करना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए फिर एमसीक्यू लगाएं, या फिर पहले एमसीक्यू लगा लें और फिर थ्योरी पढ़ें? अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो स्ट्रांग है, तो आपको सीधे एमसीक्यू से रहना चाहिए। मतलब लाइक मुझे पता है मेरी ओरल पैथोलॉजी बहुत अच्छी है, मुझे पहले इस पे सीधे एमसीक्यू पे जंप कर देना चाहिए। और जो डाउट्स आ रहे हैं उसमें से देन फिर थ्योरी पे शिफ्ट करना चाहिए, सिंपल। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का उसको। स्ट्रांग में 50% भी अगर सब्जेक्ट आता है, वो हम्म। 50-60% भी, तो सीधे एमसीक्यू पे जंप करो और रेट्रोगेट पढ़ो, ज्यादा बेटर है। बट अगर वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जिसमें कुछ नहीं आता, लाइक मुझे मेडिसिन बिल्कुल नहीं पता, है ना, या मुझे फार्मा बिल्कुल पता ही नहीं है ना, तो उसमें अगर आप एमसीक्यूज पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक बेसिक आइडिया मोटा मोटा होना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट में क्या है, बेसिक क्या है, तब फिर आप जंप करो, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं यही कहता हूँ, डेंटल सब्जेक्ट के लिए आपको रेट्रोगेट करना चाहिए, मेडिकल के लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और बेसिक नोट्स, बेसिक लेक्चर्स जो होते हैं कोचिंग के, वो करने चाहिए। एक और क्वेश्चन, इसका आंसर मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि आप कोई भी कोचिंग ले लो, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। और लगभग सारे कोचिंग सेम होते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या कहते हो तुम कुछ इस चीज़ें बारे में? छोड़ के कुछ
चीजें छोड़ के मतलब ओवरऑल जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं जितने भी हैं, सबको नाम पता ही है वैसे, टॉप के इंस्टीट्यूट सारे मैं कहूंगा एक जैसे ही हैं। थोड़ा मोड़ा ऊपर देखो, सब जगह कुछ सब कुछ नहीं मिलेगा। कहीं फैकल्टीज बहुत अच्छी होंगी तो टेस्ट सीरीज बेकार होगा, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होगा तो फैकल्टीज कुछ 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 खराब, मतलब कुछ ना कुछ खराब होता है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि हाँ सब कुछ मिलेगा हमें, है ना। तो वो उस पर फोकस नहीं करना है कि हाँ ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है। जो चीज़ अच्छी है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, सिंपल, है ना। कोचिंग मैटर करती है ऑब्वियसली, बट मैं कहूँगा बच्चा ज़्यादा मैटर करता है ना, कि आप प्रिपरेशन कैसी कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। ओके, एक और क्वेश्चन है कि सर क्या सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट पढ़ लें अच्छे से, सारे डेंटल सब्जेक्ट, और मेडिकल में मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ लूं, तो क्या पॉसिबल है नीट क्रैक करना, एमडीएस? नीट में हर एक सब्जेक्ट मैटर करता है, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरी मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तैयारी बहुत पहले से करी थी, काफ़ी मेरे पास एडवांटेज था। लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से मेरी रैंक इतनी पीछे आ गई है, एंड दैट इज पीएचडी, है ना। तो उस पीएचडी की वजह से आई थिंक मेरे 2 या 3 या 4 क्वेश्चन सही हुए हैं पीएचडी में। बाकी आई थिंक सारे गलत ही गए हैं, क्योंकि मैंने पीएचडी नहीं पढ़ा था, फाइनल ईयर में भी नहीं पढ़ा, एंड देन यहाँ पे भी मैंने पढ़ा, लेकिन पता नहीं वो इतना ड्राई है, मुझे मजा ही नहीं आता। तो उस एक सब्जेक्ट की वजह से मेरी रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सो नीट में एक भी सब्जेक्ट छोड़ना इज लाइक खुदकुशी करना, है ना। नीट में आप एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो, कितना भी आसान क्यों ना हो, या कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नीट में कंप्लीट सिलेबस बहुत जरूरी है। उससे पहले जाने का मतलब है कि पहले ही आप रेस से बाहर हो चुके हो। तो कंप्लीट सिलेबस बहुत जरूरी है नीट के लिए। सब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत जरूरी है। चाहे उसमें से चाहे बायोकेमी हो, कम क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजियोलॉजी है, कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी करना है। और एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो बेसिक बेसिक होता है वो तो आना चाहिए। उसके बिना नीट में जाने का मतलब है कि आप मतलब रैंक बाहर हो चुके हो रैंक। तो ये बहुत जरूरी है। मैं बता दे रहा हूँ, मेरे एक सब्जेक्ट से पीएचडी की वजह से मैंने आईएनआई में भी सफर किया और यहाँ भी सफर कर रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन तो बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट कंप्लीशन बहुत जरूरी है नीट पे आने से पहले। और एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट कि आप रिवाइज भी कर सको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से। ये भी बहुत जरूरी है। लास्ट सिर्फ एंड टाइम पे कंप्लीट हो सिलेबस, वो रिस्की है थोड़ा। तो पहले ही हो जाए एटलीस्ट 1 या 2 महीना पहले, ज़्यादा बेटर है। सिलेबस कंप्लीट एंड देन फिर रिविजन। लास्ट के 1 महीने मैं सजेस्ट नहीं करता किसी भी एमसीक्यू बुक को करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स। लास्ट के 1 महीने में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, देन वैसे ही आप बाहर हो, है ना। क्योंकि लास्ट के 1 महीने सबसे कंफ्यूजिंग महीना होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है क्या पढ़ना है। लास्ट के 1 महीने के लिए नोट्स इज अ मस्ट। नोट्स नोट्स बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद और सिर्फ आपको पास पेपर करना, लास्ट के 1 महीने पास पेपर्स एंड नोट्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहिए। नोट्स, पास पेपर, दैट्स इट। तो जिसके पास जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, आई थिंक मैंने भी स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाए थे, तो बहुत ज़रूरी है कि नोट्स बनाओ आप। नोट्स बनाना ज़रूरी है, और प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। तभी आपको लास्ट के 1 महीना रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए आप तो बाहर हो जाओगे आप वैसे ही। What is the difference between INI CET and NEET MDS? आईएनआई बहुत क्लिनिकल पेपर होता है, और मेडिकल सब्जेक्ट ना के बराबर होता है। मैं अगर मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने एक ही दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ यही है कि हाँ आईएनआई में पेपर में नाम मात्र मतलब बहुत थोड़ा सा नेट एंड बहुत थोड़ा सा फॉर्मेट, और थोड़ा मोड़ा एक एक क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं मेडिकल से। मतलब 180 क्वेश्चन, 200 में से 180 इट विल बी डेंटल, एंड अप्रॉक्स 20 आपके मेडिकल रहे। तो डेंटल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है। एंड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आईएनआई। आईएनआई में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में ऑब्वियसली बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बट के लिए मतलब टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आप पेपर कर सको। क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आईएनआई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। और वो मतलब ये कहना चाहिए क्वेश्चन लेने होगा के, क्या कि अगर आपका डेंटल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं आईएनआई में? बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक्स जो करते हैं ना वो भी हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प। वो सब चीज़ें मैटर करती हैं आईएनआई में। और अब से 3 घंटे कैसे आप पेपर अप्रोच करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वो 3 घंटे की मैटर्स, 3 घंटे आप कैसे पेपर दे रहे हो। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
किसी बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर नहीं किया, बट अब वो इंटर्नशिप में आया तब वो सोच रहा है कि अब मुझे करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आई मतलब थिंक क्या सही मोस्ट तरीका? ऑफ मोस्ट ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। आई थिंक इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। अगर पहले आप पहले तो माइंड मेकअप करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर करना है देन एक भी दिन वेस्ट करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है ना। तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है टाइम, बहुत कॉशियसली यूज करना है अपने टाइम को, क्योंकि टाइम कम होता है। इंटर्नशिप के साथ करना आसान नहीं है और जो हमारे जैसे कॉलेज में तो ऑब्वियसली नहीं है, बट बहुत कॉशियसली यूज करना है अपने टाइम को, है ना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे स्टार्टिंग के जो ये मंथ्स होते हैं उनमें सबसे पहले आप मेडिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करो, क्योंकि ताकि आप लास्ट में फिर से रिवाइज कर पाओ। तो पहले मेडिकल कंप्लीट करो, डेंटल हो जाएंगे। और अगर डेंटल थोड़ा मोड़ा लैग भी करता है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, वो वे आर नॉट सब्जेक्टिव कि आपको पूरा लिखना है ना। बट नीट के लिए मुझे लगता है मेडिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक लेके आनी है तो मेडिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डेंटल। डेंटल सबको आती है, ठीक है। मेडिकल ही है जो आपको रैंक दिलाएगा। तो मेडिकल पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा, इस बार तो इतनी ज़्यादा थी मेडिसिन सर्जरी, तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पेपर था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल पार्ट पे अच्छे से फोकस करें, कि मेडिकल स्ट्रांग होगा तो टॉप रैंक आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये ये आप बात कर रहे हैं नीट एमडीएस की, नीट के लिए, हाँ। और एनआईसीटी के लिए आपका डेंटल बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ये बेसिकली एक डिफरेंस हो आईने जाएगा। के लिए, हाँ। डेंटल बिल्कुल, डेंटल अच्छा होना चाहिए। डेंटल अच्छा होता है सबका, लेकिन हाँ, नीट के लिए मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं, उससे कैसे दूर रहे? फोकस बहुत जरूरी है ना, फोकस होना चाहिए, है ना। फोकस रहना भी अपना एक आर्ट है ना। सबका फोकस नहीं रह पाते हैं। ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं यार, मतलब कॉलेज लाइफ है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना। लेकिन वो फोकस होना चाहिए आपको, क्योंकि एक गोल होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये करना है तो करना है, दैट्स इट। बस ये चीजें हैं। बाकी दोस्त वगैरह भी हेल्प करते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, है ना। सही बात है। देखो मैं तो ये कहूंगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो जिस चीज से हो रहा है उसे थोड़ा समझाओ, उस चीज को समझाओ और फिर उससे बाहर आ जाओ। और एक दो ऐसे फ्रेंड हाँ, जरूर रखो अपने लाइफ में जो कि किसी भी सिचुएशन में हो, वो तुम्हें, वो कहते हैं ना, बिहार यूपी का एक लैंग्वेज, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, वो दोस्त होना चाहिए तुम्हारे पास, जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करके रखे और चने के झाड़ पे चढ़ा के रखे तुम्हें कि भाई तेरे से तो हो ही जाएगा। एक फ्रेंड ऐसा हर कोई बनाओ यार, बिल्कुल। बहुत हेल्प करता है इन सब टाइम में। जैसे मेरे साथ होता है कि जब मैं अभी मैंने अभी एग्जाम दिया, मैंने बताया आनंद को कि मुझे क्लिनिकल ब्रांचेस के कोई चांसेस नहीं है मिलने के, तो ही इज द वन पर्सन, आप कोई बात नहीं ना, अगली बार फिर से देख लेंगे। ऐसे दोस्त होने चाहिए सबके पास। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा टफ हो जाते हैं बच्चों के लिए। उनका कहना है कि हमारा फर्स्ट टाइम थर्ड ईयर में क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट होता है, तो कहने के लिए तो सिर्फ हमारे पास तीन ही सब्जेक्ट्स होती है, बट एट द सेम टाइम सारे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं फाइनल ईयर्स के भी, और प्लस हम क्लिनिक्स भी जाते हैं, पेशेंट कोटा भी करते हैं। सो थर्ड ईयर को कैसे हम लोग मैनेज करें? थर्ड ईयर को आई थिंक पहले तो ओरिएंटेशन भी देखो कवर तो हो जाता है सिलेबस हमारा। ओरिएंटेशन में बहुत जरूरी है कि पहले तो मैं बताऊंगा थर्ड ईयर में आपको पहले देखना है कि मुझे डेंटिस्ट्री करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि डेंटिस्ट्री स्टार्ट ही होती है थर्ड ईयर से, है ना। जैसे मुझे तो पहली बार जो मजा आया वो डेंटिस्ट्री में थर्ड ईयर में ही आया, है ना। तो अगर थर्ड ईयर में अगर ओरिएंटेशन ही नहीं है डेंटिस्ट्री का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ डेंटिस्ट्री के अलावा भी और चीजें हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, बट अगर है आपका ओरिएंटेशन है थर्ड ईयर में कि हाँ करना है, तो मैं कहूँगा क्लिनिक स्टार्ट करो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा यार, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करोगे ना सब कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, लास्ट के एक महीना पढ़ रहे हैं, 2 महीना पढ़ रहे हैं, है ना, एग्जाम्स आ रहे हैं बस तो पढ़ रहे हैं। ये चीजें हैं, वरना 365 दिन यार बहुत होते हैं, मेरे लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन हाँ 365 दिन काफी होते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बहुत है, इनफ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको, आप कंसिस्टेंट रहो तो टाइम ज्यादा कम नहीं पड़ता है, मतलब हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो ये चीजें हैं। ओके, बस इतने क्वेश्चंस थे आनंद, और कुछ तुम ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज कोई मैसेज दो।
नहीं, मैं सिर्फ कुछ जस्ट ये बोलूंगा कि लाइक कुछ कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, लाइक आप कुछ मिस्टेक्स करते हो प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना। लाइक जैसे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, है ना। लाइक क्योंकि लंबे टाइम तक क्लिनिक्स होता है, फिर पढ़ना होता है, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ को बहुत ज़्यादा, मेरे बैक एक हो गया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और मैं 1 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ता था और फिर 1 घंटा वॉक, मतलब आधा घंटा वॉक पे निकलता था इस साइड से, बैक एक हो गया था। तो हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन है, आपको पहले अपनी हेल्थ देखनी है, उसके बाद प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो हेल्थ वाला इशू बहुत ज़्यादा है। फिर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है ना। लाइक क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुछ एक एक हॉबीज रखनी चाहिए, और कुछ ऐसे दोस्त रखने चाहिए, है ना, जो कि मतलब उस टाइम पे आपको सस्टेन कर सके कि हाँ मुझे, मैं कर पाऊंगा, करूंगा मैं। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी वीकनेसेस पे बहुत ध्यान देना है, लाइक मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, है ना। वीकनेसेस देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वीकनेसेस पे ध्यान ना देना। लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वीकनेसेस को, मैंने भी किया है। मैंने भी आई थिंक पीएचडी मेरी वीक थी, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया उस पर। तो ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग को नॉर्मल रखो, और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, सिंपल। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। ये क्वेश्चन है, इसको तुम पास आउट कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि सर आप कौन सा ब्रांच लोगे एमडीएस में। कोई जरूरत नहीं है इस ब्रांच की, क्योंकि अभी तो तुम खुद कंफ्यूज हो गए और एक्सप्लोर कर रहे हो कि हमें कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा नहीं लेना है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो कोई नहीं, इसको स्किप कर देते कंफ्यूजन होता हैं। है, कंफ्यूजन होता है। चलो आनंद, फिर थैंक यू सो मच आनंद। आई थिंक ये फर्स्ट हमारा टॉप प्राइस टाइप्स है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और शायद आपको अच्छा लगा होगा, कुछ मोटिवेशन मिली होगी इन सब चीज़ों से कि हाँ कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स क्या आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में क्या आए हैं, फाइनल ईयर में आपके कितने मार्क्स हैं, ये सब मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपका क्या रैंक होगा। ठीक है। और मैं आपसे बहुत जल्दी एक और रैंकर के साथ मैं मिलूंगा आपके। आई थिंक 52 रैंक है उसका, और फोर्थ ड्रॉप है, मतलब चौथे बार में उनका 52 रैंक का है। मतलब एक बोलना पड़ेगा आपको कि उसने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लिया, और उसकी फैमिली कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी। बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है उसकी। तो बहुत जल्दी मैं अपडेट करूंगा आपको, जब भी उनके पास टाइम होगा, देन वी विल टॉक लाइक दिस ओनली। तो फिर देखेंगे उसको। आनंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, गुड नाइट, यस, बाय बाय। और जिनको भी बाय। कॉन्सेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। मैं लाइव जा रहा हूँ विद इन 5 to 6 minutes। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय आनंद, गुड नाइट। बाय।